एसी कर रहे थे हम। लास्ट टॉपिक तक हमने जो है इंडक्टर सर्किट पढ़ा था, और इंडक्टर सर्किट के अंदर हमने एक चीज़ पढ़ ली थी। वो क्या पढ़ा था आपको याद होगा, जिसे हम बोला था इंडक्टिव रिएक्टेंस। याद है आपको? ओमेगा एल को हमने बोला था इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, अब उस टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस को कैसे प्रेजेंट किया? एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल। ठीक है, ओमेगा ओमेगा क्या था याद है आपको? ओमेगा था 2 पाई/टी। ओमेगा था आपके पास 2 पाई/टी, और या बोलो इसको 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी। ठीक है, न्यू भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब क्योंकि आप ये लिख रहे हैं तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी। क्लियर? अब ध्यान से सोचें हम, फिर दोबारा मैं वापस जाता हूँ और फिर आप उस पैराग्राफ को देखें। आप तो ये करंट है, ये वोल्टेज है, ओमेगा, ये कॉस थीटा जो लिखा हुआ है ना, कॉस थीटा तो डायमेंशनलेस होता है। तो करंट की यूनिट अगर एम्पियर है, वोल्टेज की यूनिट वोल्ट है, तो ओमेगा एल की यूनिट बताओ क्या होगी? बताओ। ओमेगा एल की यूनिट होगी रेजिस्टेंस वाली। V इज इक्वल टू आई आर में, है ना, अगर V वोल्ट था, I करंट था, तो R रेजिस्टेंस था। तो यहाँ I और V तो इंटैक्ट है, वो तो वही है, बदला क्या? ओमेगा एल। तो इसका मतलब ओमेगा एल की भी वही डायमेंशन है जो रेजिस्टेंस की डायमेंशन है। समझे बात को? तो यही बात अब समझने की है यहाँ पर कि ओमेगा एल की भी वही डायमेंशन है जो रेजिस्टेंस की, सॉरी एक्सएल की, पूरी इंडक्टेंस की, ओमेगा एल की, है ना। तो ओमेगा एल जो पूरा है, जैसे हम बोलेंगे एक्स एल। अब एल एल तो इंडक्टेंस है, उसकी यूनिट होती है हेनरी, तो एक्स एल की पूरी यूनिट होगी ओम। ठीक है ना। अब एक बात, दूसरी बात, आपने पढ़ा है अभी हमने कि एक्स एल क्या होता है? 2 पाई/टी, ये फ्रीक्वेंसी है। डीसी सर्किट के अंदर फ्रीक्वेंसी ज़ीरो होती है। जब फ्रीक्वेंसी ज़ीरो होगी तो ओमेगा भी ज़ीरो होगा। होगा कि नहीं होगा? तो इसका मतलब जब ओमेगा ही ज़ीरो हो गया तो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो डायरेक्ट करंट की पूरी ज़ीरो होगी। तो इंडक्टर जो है वो बहुत इजी पाथ ऑफर करेगा डीसी को, लेकिन रेजिस्टिव पाथ ऑफर करेगा एसी को, क्योंकि एसी में वो कुछ हद तक कैसा बिहेव कर रहा है? रेजिस्टेंस जैसा बिहेव कर रहा है। समझे बात को? तो अब आपको बात समझ में आ गई कि ओमेगा एल, अब इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। कैलकुलेट द एवरेज पावर। पावर कैसे निकालनी? पावर का फॉर्मूला क्या होता है? V इंटू वाई। देखो पावर क्या होता है? V इंटू वाई। बी क्या होता है? V नॉट साइन ओमेगा टी, I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई/2। साइन 90 माइनस थीटा है, माइनस कॉमन आ गया तो कॉस थीटा हो गया, और माइनस यहाँ पर आ गया। क्लियर? तो क्या हो गया? BI साइन थीटा कॉस थीटा। अगर मैं यहाँ पर इस नंबर को इंटू 2/2 कर दूँ तो हमारे को समझना आसान हो जाएगा। देखो यहाँ पर देखें आप, केवल इस जगह पर ये वाली टर्मिनोलॉजी को समझो आप। तो यहाँ पर हम करते हैं इंटू 2/2, तो क्या होगा बताओ? तो दिस विल बी, यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा? ये साइन 2 थीटा हो गया। और 1/2 जो है, जो 1/2 है हमारा, दिस 1/2, दिस विल बी इक्वल, ये रहा यहाँ पर। ठीक है, कुछ मुश्किल है? तो 1/2 इंटू, बाकी तो आई मैक्स वी मैक्स तो जैसा है वैसा ही रहेगा। वी मैक्स आई मैक्स है, ये वी मैक्स आई मैक्स ना। तो ये मेरी हो गई बच्चे पावर, नॉर्मल फार्मूला। अब मेरे को इसको पूरी की पूरी साइकिल के लिए करना है, तो ज़ीरो से लेकर क्या हो गया? 2 पाई। तो ज़ीरो से लेकर 2 पाई के लिए मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ, माइनस 1/2 आई मैक्स वी मैक्स साइन 2 थीटा।
डी टी। अब डी टी मेरे को बता रहा है कि वेरिएबल कौन है, साइन थीटा, बाकी वाला तो कांस्टेंट है। तो साइन टू थीटा का इंटीग्रेशन करूँगा तो क्या हो जाएगा, कॉस टू थीटा बाई टू, कॉस टू थीटा बाई टू, और लिमिट डालोगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 2 पाई तक। और जब इसको आप लिमिट डाल लेंगे तो यू विल गेट एन आंसर ऑफ 0। तो इसका मतलब अगर प्योर इंडक्टिव सर्किट है, प्योर इंडक्टिव सर्किट, ध्यान से समझने की बात है, अगर प्योर इंडक्टिव सर्किट है तो सर्किट कंटेनिंग द एवरेज पावर फॉर द होल कंप्लीट साइकिल इज 0। ठीक है, याद रहेगी बात। अब बात करते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। एनर्जी स्टोर्ड को हम वर्क डन से कनेक्ट करते थे, याद करो। ठीक है, तो हम उसी हिसाब से कनेक्ट करेंगे। अब करंट इन द प्योर इंडक्टिव सर्किट ग्रो फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम स्लोली। ठीक है, बट अगर इफ करंट आई है, टी टाइम है, तो सबसे पहले याद करो हमने जो पोटेंशियल करी थी वो पढ़ी थी क्या थी, V इज इक्वल्स टू माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी। ठीक है, नाउ पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम, याद है। अब वर्क पावर होता है V इंटू आई, ये हो गई पावर। पावर को लिख दिया हमने वर्क डन अपॉन टाइम, ऐसे लिख सकते हैं ना, डी डब्ल्यू बाई डी टी। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। पावर को लिख दिया वर्क डन अपॉन टाइम। V की जगह आप लिख दोगे जो आपने टर्मिनोलॉजी अपने यहाँ से निकाल के लेकर आई हो, इधर से माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी और इंटू आई। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, दोबारा लिख कर बता दूँ। देखो आप बात को समझो, पहले आपने लिखा V क्या होता है, माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी। एल शुड बी कैपिटल नॉट स्मॉल, माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी। ये तो हो गया वोल्टेज। और पावर होता है वी आई। पावर इज ऑल्सो इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम विच इज इक्वल्स टू, तो पावर हो गया मेरे पास वर्क डन अपॉन टाइम। इसको हम ऐसे सकते हैं, स्मॉल अमाउंट में बात करनी है तो डी डब्ल्यू बाई डी टी। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू वी आई। ठीक है, वी आई, तो डी डब्ल्यू बाई डी टी इंटू वी की जगह क्या लिखेंगे, माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी इंटू आई। कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा अब देखो, तो नीचे का डी टी से डी टी कैंसिल हो गया, अब क्या बच गया अंदर, एल डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस आई एल आई डी आई। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसके बाद हम अगर पावर इज सप्लाइड फ्रॉम द सोर्स होगी तो हमारा जो नेट वर्क डन है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब वर्क डन अगर ये आ गया, अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, ठीक है, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ मैं आपको, तो डी डब्ल्यू को अगर मैं मैग्नीट्यूड करूँ तो क्या हो जाएगा, एल आई डी आई। और अगर मेरे को वर्क डन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, मेरे को डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसको कर दो, एल आई डी आई को इंटीग्रेट कर दो, तो क्या बन जाएगा, एल बाहर आ गया, आई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर बाई टू। ये हो गया वर्क डन। वर्क डन ये एनर्जी होती है, तो एनर्जी हो गया वर्क डन विच इज इक्वल्स टू 1/2 एल आई स्क्वेयर। ठीक है ना, ठीक है, बात समझ आ गई। इस टाइम आई विल बी आई मैक्स। क्लियर, बात समझ आ गई। तो इस तरीके से ये एनर्जी स्टोर्ड का आपके पास फार्मूला डेवलप हो गया। अच्छा आगे बढ़ते हैं जी। अब एसी थ्रू कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर तो आपने याद है सबसे पहले चैप्टर में पढ़ा था। अब अगर उसमें एसी सप्लाई करी जाए तो सर्किट का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होगा, आपके सामने ही है। ये एसी का सिंबल होता है। ठीक है,
कैपेसिटर में सप्लाई किया, मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ। तो ये देखा गया कि जैसे जैसे फ्लो ऑफ द करंट इज मेंटेन्ड कॉन्टिन्यूसली बिकॉज ऑफ द, हमारा बेसिक इसमें गेम क्या है कि अब ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई कर रहे हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब लगातार वो बदलता रहता है, ठीक है ना। और इसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होती रहती है, डायरेक्शन भी चेंज होती रहती है पीरियोडिकली विद, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स रहती है। तो पोटेंशियल अकॉर्डिंगली द पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट्स की भी बदलती रहेगी, चार्ज भी बदलता रहेगा। सही बात है ना, जो प्लेट के ऊपर जो चार्ज एकोमुलेट होता है, चार्ज स्टोर होता है, वो भी बदलता रहेगा। तो ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो इट इज़ फ्लोइंग कंटिन्यूसली थ्रू द सर्किट, क्योंकि वो लगातार बदलता रहेगा, ठीक है। तो ऑल्टरनेट करंट लगातार इसे फ्लो करता रहेगा। बट अब इसमें होगा ये कि V एंड I दे आर नॉट इन सेम फेस, हाउएवर देयर फेस आर अपोजिट टू दैट ऑफ द प्रीवियस केस, मतलब कि इंडक्टर के मुकाबले। वो भी मैं बताता हूँ कैसे, उसको भी देखो मत, ठीक है। कैसे देखो, V इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, V इज इक्वल टू होता है हमारे पास V नॉट साइन थीटा। देखो V एट एनी स्टेज होता है V मैक्स साइन थीटा, थीटा मतलब कि ओमेगा टी, ठीक है ना। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू वोल्टेज क्या होता है कैपेसिटेंस की याद में, चार्ज 1/(1/c). तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CV, ठीक है ना। तो अगर मेरे को टोटल चार्ज निकालना हो तो क्या हो जाएगा, CV, इसका मतलब CVm साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब करंट क्या होता है, करंट होता है dQ/dt, dQ/dt। तो d/dt ऑफ CVm साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब क्या करोगे, करंट क्या हो जाएगा आपके पास, CVm बाहर कर लो, साइन ओमेगा टी d/dt ऑफ साइन ओमेगा टी, CV मैक्सिमम, साइन ओमेगा टी का क्या डिफरेंशिएट होता है, कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, अलग से लिख देता हूँ। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा CV कॉस ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ से बात समझ में आ गई। अब मैं इसको ऐसे लिखना चाहता हूँ, V अपॉन इस जो ये जो ओमेगा CM है ना, ओमेगा C, इसको मैं कुछ ऐसा लिखना चाहता हूँ 1/ओमेगा C, ठीक है, इंटू कॉस ओमेगा टी। वो लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत थोड़े है, ठीक है। अब ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि लेफ्ट साइड में देखें तो ये करंट है और ये वोल्टेज है, तो नेचुरल सी बात है इसके नीचे जो टर्म आई होगी वो रेजिस्टेंस वाला बिहेवियर हो गया, ठीक है जी। अब क्योंकि मैंने इनपुट में, याद है आपको क्वेश्चन कैसा दिया था, इनपुट में वेव दी थी वोल्टेज की साइन थीटा की, लेकिन करंट आ रहा है कॉस थीटा के हिसाब से, मैं साइन थीटा के टर्म्स में ही लिखना चाहता हूँ। तो साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा को मैं ऐसे लिख दूँ 1/, अच्छा, और अब ऐसे करते हैं, ये जो 1/ओमेगा C है, इसे मैं एक नया, ये एक रेजिस्टेंस जैसा बिहेवियर है ना, इसे हम बोलते हैं XC। इसका क्या हो जाएगा नाम, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो ये हो गया V अपॉन XC, ठीक है जी, ये V मैक्स हो गया, अपॉन ये इसको लिख देते हैं हम साइन ओमेगा टी प्लस 90, ठीक है, I इज इक्वल्स टू। अब आप ध्यान से देखो, तो ये VM, ये हो गया मेरा I मैक्सिमम, और ये हो गया साइन
ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब आप इसको और वोल्टेज को कनेक्ट करो, देखो ये रही वोल्टेज और यहाँ है करंट। इन दोनों में एक बात है, दोनों वेव में है तो दोनों साइन वेव, लेकिन करंट वाली साइन वेव 90 डिग्री में प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये आगे चल रही है, इसी को ही बोलते हैं लीडिंग। ठीक है, यही बात मैंने आपको जो यहाँ लिखवाई थी वो ये है कि यहाँ लिखा हुआ था करंट एंड वोल्टेज आर नॉट इन सेम फेज, देयर फेज आर अपोजिट टू दैट ऑफ प्रीवियस केस। प्रीवियस केस का मतलब इंडक्टर, इंडक्टर के मुकाबले अपोजिट है। यहाँ पर करंट लीड कर रहा है, इंडक्टर में क्या कर रहा था, वोल्टेज लीड कर रही थी, ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। ठीक है, अब इसे ग्राफ को समझो आप। जब इसे ग्राफ को समझेंगे तो वोल्टेज अगर मेरी ये है नॉर्मल, तो करंट कैसा बिहेव कर रहा है, करंट पहले से ही लीड कर रहा है 90 डिग्री के फेस एंगल पे। अब इस बात को ऐसे ही यहाँ से समझ लो, इस पॉइंट पे खड़े होकर। ठीक है, देखो अगर वोल्टेज ये लीड कर रहा है तो करंट इस 90 पे खड़े होएंगे तो ये पहले से ही आगे बढ़ जाएगा। देखो ध्यान से, मैं दोबारा बताता हूँ आपको। 90 डिग्री की बात कर दो आप, 90 डिग्री पे ये कर्व 1 से गिरना शुरू किया, लेकिन ये 0 से ही आगे जा रहा है, 0 से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, जबकि ये 180 पे 0 से नेगेटिव की तरफ जाएगा, तो करंट पहले से ही मूव करना शुरू हो चुका है। समझ गए, इसलिए इसको बोलते हैं लीडिंग। अब लीडिंग को हम कैसे दिखाते हैं, फेसर डायग्राम में। ये तो होती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसे बोलते हैं फेसर रिप्रेजेंटेशन। वोल्टेज किसी भी थीटा पे, ओमेगा टी थीटा पे इस वैल्यू पे है, तो करंट उससे लीड कर रहा होगा, यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बना दो, थोड़ा सा कम बनाना, मतलब इसकी डिस्टेंस जो है ये वाली वैल्यू मैक्सिमम होती है इसकी। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमेशा मैक्सिमम होती है, ये वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, जब ये घूम कर आएगी तो ये यहीं पर आएगी, तो इस टाइम करंट हमेशा थोड़ा सा कम रखना चाहिए। ठीक है, छोटी लाइन बनानी चाहिए, ये बड़ी लाइन बनाओ, ये छोटी लाइन बनाओ। पहले ये थीटा एंगल मतलब विच इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस 90, डन। तो अब हमने यहाँ पर इसका फेस एंगल भी समझ लिया, समझ लिया। अब हमने यहाँ पढ़ा था, अभी समझ आया था कि जो ओमेगा सी है 1 ओमेगा सी, इसको हमने पढ़ा था एक्स सी, इसे हमने नाम क्या दे दिया, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, अब ओमेगा क्या होता है याद करो आप, 2 पाई एफ। ठीक है, डीसी के अंदर फ्रीक्वेंसी 0 होती है, डिनोमिनेटर में अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर में 0 होगा तो एक्स सी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट के अंदर जो है, मतलब एक्स सी एक किस्म से रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए प्योर कैपेसिटिव सर्किट के अंदर जो है ये क्या करती है, प्योर कैपेसिटिव सर्किट को ब्लॉक करती है डीसी, और इजी पाथ प्रोवाइड करती है एसी को। समझ गए बात को, लॉजिक समझ में आ गया, इस बात का ध्यान रखना। ना अब ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है आपके पास 2 पाई बाई टी, तो बाई टी की यूनिट है सेकेंड, सी है कैपेसिटेंस की यूनिट है फेरेड, फेरेड क्या होता है, कूलम पर वोल्ट, तो सेकेंड अपॉन कूलम पर वोल्ट ये भी एक यूनिट है ओम की। तो क्योंकि अल्टीमेटली तो V इज इक्वल टू आई आर के कंसेप्ट से, जैसे मैंने आपको बताया था, वो भी तो ओम ही है, तो इसलिए इसकी यूनिट भी एक्स सी की यूनिट भी जो है ना वो ओम ही है, इस बात को ध्यान रखना, डन। अच्छा, अब पावर एसोसिएटेड विद द कैपेसिटर, हमने पढ़ा है कि एक बार जब कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, तो एक बार जब कैपेसिटर चार्ज हो जाता है तो चार्ज ग्रो फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम एट स्टेडी रेट। ठीक है, एंड डेफिनेट कुछ तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा चार्जिंग के लिए, और चार्जिंग के लिए जो वर्क डन का जो फार्मूला था कैपेसिटर में वो कितना था, हाफ सी वी स्क्वेयर, याद है। तो कैपेसिटर का जो एनर्जी स्टोर्ड का फार्मूला था वो था हाफ सी वी स्क्वेयर। ना हाफ सी वी स्क्वेयर, वी को आप कनेक्ट करेंगे, वी क्या है, वी इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन थीटा,
करंट क्या है, आई नॉट साइन थीटा में ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, या ऐसे जल्दबाजी में लिखेंगे, फटाफट लिखेंगे तो आई नॉट कॉस थीटा। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है पावर इनटू टाइम। वर्क डन होता है पावर इनटू टाइम। पावर हो गया v इंटू आई इंटू डी टी, ये हो गया डी डब्ल्यू। डन। तो यही लिखा हुआ है जी, हमने क्या कर दिया, b इंटू वाई इंटू डी टी, जीरो से लेकर t तक डी डब्ल्यू। b की जगह क्या लिख दोगे, b की जगह आप क्या लिखोगे, इस b की जगह लिख दिया v इंटू साइन ओमेगा टी। i की जगह क्या लिखा हमने, i इंटू कॉस ओमेगा टी। फिर क्या कर दिया हमने, इंटू 2/2 कर दिया, ये लो इंटू 2/2 कर दिया। इससे क्या होगा, इससे ये होगा, ये देखो आपको एक चीज़ एक दिखाई दे जाएगी, ये साइन 2 थीटा दिखाई दे जाएगा और 1/2 बाहर हो जाएगा। अब यहाँ रह गया केवल साइन थीटा। समझ रहे हो बात को। अब साइन थीटा को जब आप इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर t तक, तो 0 हो जाएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो अब एक्चुअली बहुत इजी फिनोमिना है अगर आपने इंटीग्रेशन कर ली होगी, अगर नहीं करी होगी तो थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन जैसे आप जब तक आप इंटीग्रेशन पूरी ख़त्म कर लोगे तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये साइन 2 ओमेगा टी का आपने इंटीग्रेशन करना है 0 से लेकर t तक, ठीक है। तो साइन 2 ओमेगा टी का इसका आ जाएगा आपके पास माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2 ओमेगा, और इसको आप क्या कर दो, लिमिट डाल दो 0 से लेकर t तक। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले 1/2 ओमेगा तो बाहर आ गया, और कॉस 2 ओमेगा टी माइनस कॉस 0, ठीक है, माइनस 1/2 ओमेगा कॉस 2 ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई टी इंटू टी, माइनस कॉस 0 होता है 1, और ये आ जाएगा आपके पास cos 4 पाई, cos 4 पाई हो जाएगा -1, तो विच इज़ इक्वल्स टू, देखो cos पाई का मतलब क्या होगा, cos का ग्राफ ऐसे बनता है, ये पाई पर आया -1, ये 2 पाई पे -1, ठीक है, तो 4 पाई पे भी -1 आएगा, तो क्या हो जाएगा -1/2 ओमेगा तो है ही, या -1, सॉरी ये अगर इससे कैंसिल होगा तो ये 4 पाई आएगा, cos 4 पाई 090 1 पाई 2 पाई प्लस 1 होगा बेटा, सॉरी ये 1 पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, ऊपर 4 पाई आएगा, पॉजिटिव आएगा, 1 पाई -1, तो दिस विल बी इक्वल टू 0, तो इसलिए जो है ये वाला पोर्शन जो है वो 0 आया। तो एवरेज पावर जो है, एवरेज पावर एसोसिएटेड विद द कैपेसिटर जो है वो क्या रहेगी, 0 रहती है। डन। तो कंक्लूज़न ये है, conclusion we can draw that whatever energy is needed in building up the voltage across the capacitor is returned to the source during discharging। जितना चार्जिंग में एनर्जी लग जाएगी उतनी ही डिस्चार्जिंग में उसको मिल जाएगी, जितनी वो लेगा उतनी वो रिलीज़ कर देगा। तो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, ठीक है, गुड।